Assalamu alaikum everyone. I hope you all are in good condition and health. Today's topic is ionization. Before starting the topic, मैं चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले आ जाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दूसरा ये कि शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मेरे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? आयोनाइजेशन इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एनी प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल थ्रू गैनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। आयोनाइजेशन क्या है? केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में क्या होता है? ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में क्या है कि कोई भी प्रोसेस जिससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे जो न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स में चार्ज एटम या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएं, उसको आयोनाइजेशन कहते हैं। और ये कैसे होता है? बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो उसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाए चार्ज एटम या मॉलिक्यूल में, तो उसको हम आयोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। आयोनाइजेशन इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज दैट रेडिएशन सच एज चार्ज पार्टिकल्स एंड एक्सरेज ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू मैटर। आयोनाइजेशन एक प्रिंसिपल मेथड है किसका? जिससे क्या होता है, जिसके तहत रेडिएशंस जो होती है ना वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं किस में? मैटर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन कि आयनाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, द आयनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आयनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, या तो दो एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान। To illustrate this process, let us consider the case of sodium chloride, sodium NaCl, which is a common salt that we used in our daily life. इस प्रोसेस को इलस्ट्रेट करने के लिए एक कंसाइडर करते हैं एक एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की, जो कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जो कि कॉमन सॉल्ट है जो कि हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सोडियम क्लोराइड किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये दो एटम्स से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है? सोडियम होता है एक, और एक क्लोरीन होता है, जो कि एक दूसरे के आपस में हेल्ड टुगेदर किस फोर्स होते हैं? उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। The atomic number of sodium and chloride are 11 and 17 respectively, which means that they have 11 and 17 electron orbiting their nuclei. जो एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम और क्लोराइड का? 11 और 17 है। इसका मतलब क्या है कि इनके सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और क्लोरीन के पास जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। And as you can see from the figure, the sodium atom has only 1 electron in its valence shell, while the chlorine atom has 7 electron in its valence shell. जिससे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जो सोडियम एटम है उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल के अंदर, और क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल के अंदर। और वैलेंस शेल ही होता है जिससे रिस्पॉन्सिबल होता है कि जिससे बॉन्डिंग होती है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो है सोडियम को चाहिए, सोडियम अगर अपना एक लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। इसके तहत क्या होगा? ये बॉन्ड बना, इसकी जो अट्रैक्शन होगी चार्ज आने से, जो अट्रैक्शन होगी उसके तहत ये बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। To achieve a stable configuration, atoms tend to have 2 or 8 electrons in their valence shell following the octet rule. Octet rule क्या था कि वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो क्लोरीन है उसको चाहिए कि वो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो 8 ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं उसके वैलेंस शेल में, और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है ताकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से उसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ठीक है, देयरफॉर बोथ सोडियम एंड क्लोराइड एटम्स आर अनस्टेबल और केमिकली एक्टिव। तो इसलिए क्या है कि जो सोडियम और क्लोराइड एटम्स है ना वो अनस्टेबल होते हैं,
और जिससे हम कहेंगे कि वो केमिकली एक्टिव होते हैं जब उनके पास 11 और 17 इलेक्ट्रॉन्स उनके बैलेंस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन जब उनके बैलेंस सेल में होते हैं तो वो एटम जो होते हैं वो सोडियम क्लोराइड के वो अनस्टेबल होते हैं और केमिकली अनस्टेबल होंगे तो वो केमिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर दे अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इनको क्लोज करते हैं आपस में क्लोज रखते हैं तो ये क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है जिससे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम एटम लूजेज इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड जिसमें क्या होता है कि जो सोडियम एटम वो लूज करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है वाइल दी क्लोरीन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज। और जो क्लोरीन एटम होता है वो जो सोडियम एटम लूज हुआ है वो उस एटम को अपने अंदर गेन कर लेता है जिससे क्या होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आयोनाइजेशन। सिंपली क्या होता है कि सोडियम एटम जो है वो कोई भी एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए और दूसरा एटम उसको गेन कर ले अपनी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। तो ये सिंपली आयोनाइजेशन है। अब किसी भी प्रोसेस से किसी भी प्रोसेस से जो है ना ये चीज़ हो ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको कहेंगे कि वो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इन द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एन एनायन। आयोनाइजेशन के प्रोसेस में जब एक एटम इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेता है गेन करता है तो क्या होता है एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो एनर्जी का लॉस होगा तभी एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएगा ताकि उसे क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो उस हिसाब से क्योंकि वो हाईली एनर्जेटिक हुआ होगा क्योंकि जब हम एनर्जी देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो हाई जब एनर्जी देते हैं तो हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एनर्जी तो जिससे क्या होगा वो फिर वो दूसरे एटम उसको गेन कर लेगा। ठीक है, इसलिए जो एनर्जी लूज़ हो रही है ना उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द लॉस और रिलीज ऑफ एनर्जी द एनर्जी सो लॉस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसलिए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है एनर्जी का। तो जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व दैट एटम विद एनॉर्मस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन। ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो एटम जिनके पास जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है वो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन करते हैं और वो ज़्यादातर वो नेगेटिवली चार्ज आयन्स ही बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में होता है इलेक्ट्रॉन जब वो किसी भी एटम से रिलीज़ हुआ होता है तो जब वो लूज़ करता है तो दूसरा एटम उसको वो एनर्जी लूज़ करता है तभी दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट कर लेता है अपने एटम में। ठीक है, तो जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको क्या कहेंगे वो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सिमिलरली टू आयोनाइज इफ एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड अ कैटाइन। सिमिलरली जब हम आयोनाइजेशन में क्या होता है कि जब कोई एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है जिसको हम कहते हैं कैटाइन। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो एनर्जी का लॉस होता है जिसको हम क्या कह रहे थे एनर्जी लॉस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब क्या कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी सो एब्जॉर्ब बाय द एटम इसका आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है क्या कहते हैं एटम में ताकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो सके उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ द एटम। ये इसकी डेफिनेशन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि ज़रूरत हो किसके लिए ज़रूरी होती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें एटम के ऑर्बिट से। ठीक है, इट बिकम ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम विद अ मिनिमल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम को किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से लूज़ करने के लिए मिनिमल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये आसानी के साथ जो है वो अपनी एनर्जी जैसे ये लेता है इलेक्ट्रॉन वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन या तो अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी का
इसको हम आयोनाइजेशन, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इससे, तो हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसलिए वो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने अंदर ले रहा है एनर्जी, तो वो क्या कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो है ना वो निकलता है अपने ऑर्बिट से। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो ऑर्बिट वो लास्ट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो आयोनाइज हो जाता है सिंपली, और उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम जो है ना उसको गेन कर लेता है, ठीक है। तो दोनों एटम इससे क्या होते हैं कि आयोनाइज जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस जो है वो कैसे आयोनाइज होते हैं। एसिड्स आयोनाइजेज इन वाटर। एसिड वाटर में आयोनाइज होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि ये हमने इसको माइल्ड किया हुआ है, ठीक है। इस एसिड को माइल्ड किया हुआ है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, मतलब क्या हम कहते हैं कि इस ये 90% एसिड है या ये 70% एसिड है, तो वो दरअसल उसमें वाटर ऐड किया गया होता है ताकि उस जो एसिडिटी है उसकी हम स्ट्रॉन्ग एसिड की वो हम थोड़ी लाइट कर सकें, ठीक है। जिसे हम कहते हैं इसमें ये 90% एसिडिक है, ये 70% एसिडिक है, ये 30%, 25%, इस तरह से हम वाटर ऐड किया होता है ताकि हम उसको लो कर सकते हैं। तो जो एसिड है वो आयनाइज किस में होता है, वाटर में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैन कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर, वेरीज वीक एसिड कैन ओनली आयनाइज पार्शली। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, बाकी जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शली आयनाइज होते हैं, यानी हाफ, मतलब कुछ परसेंट उनका आयनाइज होता है वीक एसिड का। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड कैन डिटरमाइन इट्स स्ट्रेंथ। जितने डिग्री कि कितना डिग्री आयोनाइज हो रहा है एसिड का वाटर में, उससे उसकी स्ट्रेंथ पता लगती है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज परसेंट आयोनाइजेशन। इस मेथड को हम परसेंट आयोनाइजेशन भी कहते हैं। द मेथड डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच एन एसिड आयोनाइजेज इन वाटर। ये मेथड डिटरमाइंस करता है कि कितने एक्सटेंट पर कोई भी एसिड आयोनाइज हो रहा है वाटर में, मतलब कितना, मतलब हमने 100% है तो 100% में से कितना परसेंट आयोनाइज हुआ है वाटर में उस एसिड का, तो इस हिसाब से हम उसके एक्सटेंट पता लगाते हैं। इफ़ एन एसिड आयोनाइजेस कम्प्लीटली, अगर कोई भी एसिड आयोनाइज हो रहा है कम्प्लीटली, इट इज़ टैग्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम उसको टैग कर देते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड इफ़ इट इज़ आयोनाइजेस पार्शली, और अगर ये पार्शली आयोनाइज हो रहा है, कुछ परसेंट आयोनाइज हो रहा है उसका, तो हम कहते हैं कि ये वीक एसिड है। इन अ सिमिलर वे, इसी वे में बेसिस आयोनाइज इन एन एक्वा सोल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिस जो है वो आयोनाइज होते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। द बेसिस दैट डिसोसिएट एंटायरली इन सॉल्यूशंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। वो बेसिस जो कि कंप्लीटली इंटायरली डिसोसिएट हो जाती हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। आगे चलते हैं। ऑन दी अदर हैंड द बेसिस दैट डजंट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीरिक एसिड। और वो एसिड्स जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम कहते हैं वीक बेसिस। परसेंट आयोनाइजेशन इज यूज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस ऑल्सो। जो परसेंट आयोनाइजेशन है, इससे हम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस भी मालूम कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस H2O। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस H2। अब ये क्या हो रहा है, वाटर में जाके पूरा कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है कि हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। वीक एसिड कैसे होता है कि CH3COOH, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। तो जब हम इसको वाटर में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो CH3COO है वो हाफ हो गया, और मतलब जो हाइड्रोजन है वो उससे अलग हो गया, पूरा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, मतलब CH3COO अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब एटम अलग हो जाएंगे दूसरे से, तो उसको हम कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, तो जो सोडियम है वो अलग हो जाता है, और OH आयन जो है वो अलग हो जाता है। अब OH अगर अलग हो जाएगा तो वो क्या कहते हैं वो मतलब बेस तभी पता लगती है कि क्या कहते हैं इस सॉल्यूशन में कितने OH आयन है उससे, ठीक है। तो जो OH आयन इंटैक्ट, अगर एसिड वो होगा जिसका हाइड्रोजन रिलीज होगा, और OH अगर रिलीज हो रहा है तो वो बेस कहलाती है, ठीक है। तो सोडियम और OH जो है वो कम्प्लीटली अलग हो गए, ठीक है। तो उसको ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस क्या है, अमोनिया। NH3 जो है वो गैसा, NH3 में क्या हो रहा है कि वो बल्कि वो गेन कर रहा है, ठीक है। वाटर का एक हाइड्रोजन गेन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो NH4 हो रहा है, और OH जो है वो पार्शली क्या कहते हैं उसको जो है वो मतलब ये पार्शली हुआ है, ठीक है।
अच्छा, ये NH3+H2 का एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे NH4 हुआ। ये जो OH है ये भी NH3 में से ही क्या कहते हैं निकला है, लेकिन ये एक पूरा लेंदी प्रोसेस, एक पूरा मेथड है कि ये इधर जाता है फिर ये मतलब, तो इस तरीके से, तो इसलिए जो है वो वीक बेस अमोनिया जो है वो एक वीक बेस है, क्योंकि वो डिसोसिएट कम्प्लीटली नहीं हो पाए, इसलिए अमोनिया एक वीक बेस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ionization of water. The ionization of water or self-ionization of water is an ionization process in which a water molecule either in pure water or aqueous solution ionizes itself to produce ions. आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है, इसको हम सेल्फ आयनाइजेशन भी कहते हैं वाटर की, कि एक आयनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भले से वो किस प्योर वाटर ही हो, यानी कि उसमें कोई दूसरे केमिकल ना हो, सिर्फ सादा पानी ही हो, या फिर कोई भी एक्वा सोल्यूशन हो, उसमें आयोनाइज होता है वाटर ताकि वो आयन्स बना सके। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन एक्सप्लेन द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इक्वेशन है जिससे हमें पता लगेगा कि अच्छा सेल्फ आयनाइजेशन क्या होती है। H2O इसमें H3O प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से मिलके ये आयन्स बनते हैं H3O प्लस प्लस OH माइनस। इन द अबव रिएक्शन द वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट टू फॉर्म अ हाइड्रोनियम आयन एंड अ हाइड्रोक्साइड आयन। अब रिएक्शन में दिखा रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो वो का हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, इसको हम सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। और ये वाटर के अंदर होती है, भले से वाटर प्योर स्टेट में हो, मीन्स कि सिर्फ सादा पानी हो या फिर किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में हो। तो जो वाटर की आयनाइजेशन होती है उसको वो कैसे होती है कि उसमें एक हाइड्रोनियम आयन बनता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आयोनाइजेशन वर्सेस ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशन वर्सेस ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग रिजल्ट्स फ्रॉम आयंस द एक्टिविटी इंटेंसिफाइज विद इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो और किसी भी ड्रग की आयंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज़ करेंगे यानी आयोनाइजेशन इंक्रीज़ करेंगे तो एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। However, if the activity results from undissociated molecules, increase in degree of ionization of active compound causes a decrease in activity. इसलिए अगर एक्टिविटी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल से हो रही है तो अगर हम आयनाइजेशन इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो एक्टिविटी होगी ड्रग की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज इन आयनाइजेशन इंटेंसिफाइज अ ड्रग्स वाटर सॉलिबिलिटी एंड डिक्रीज इट्स लैपोस सॉलिबिलिटी। आयनाइजेशन इंक्रीज होने से क्या होता है कि वाटर सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो लाइपोसॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। आयनाइजेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि अगर किसी भी कोई भी ड्रग है उसकी वो अपना एक्शन तब दिखा रही है जब ड्रग आयोनाइज है, तो आयनाइजेशन बढ़ाने से क्या होगा, क्या कहते हैं एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर कोई ड्रग है जो कि अनडिसोसिएट यानी इंटैक्ट फॉर्म में अपना एक्शन दिखा रही है तो आयनाइजेशन बढ़ाने से क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आयनाइजेशन किसी भी ड्रग की इंक्रीज होगी तो वाटर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। किसी भी आयनाइजेशन मतलब क्या कहते हैं आयनाइजेशन इंक्रीज होगी तो लाइपोसॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, वाटर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी उस ड्रग की और लाइपोसॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। जनरली आमतौर पर क्या होता है, ड्रग क्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म। जो ड्रग है वो क्रॉस होती है सेलुलर मेम्ब्रेन से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एज इंटैक्ट मॉलिक्यूल, मतलब के मतलब इंटैक्ट मॉलिक्यूल के मतलब तहत। क्यों, क्योंकि जो हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन है वो लिपिड सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो इसलिए जो ड्रग है वो सेलुलर मेम्ब्रेन से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में मतलब क्रॉस होती है और अपना जो भी टारगेट साइट है वहाँ पे जाके अपना एक्शन दिखाती है एज एन आयन। ठीक है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में वो क्रॉस हो जाती है और फिर वो फिर जब क्रॉस एक दफ़ा क्रॉस हो जाती है तो वो डिसोसिएट हो जाती है और फिर अपना एक्शन दिखाती है आयन की फॉर्म में। ठीक है, ये आम तौर पर होता है। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, तो आयंस जो है वो क्यों सेलुलर मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, उसकी 2 वजूहत हैं। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज द पैसेज ऑफ आयन अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन इज प्रिवेंटेड बाय 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नहीं क्रॉस हो पाते। नंबर 1, द सेलुलर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड दैट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स आयंस। क्योंकि जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स से बनी होती है, जिससे कि लिपिड, प्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो कि या तो अट्रैक्ट कर लेते हैं आयन या फिर रिपेल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉसिंग नहीं हो पाती। ठीक है,
हाइड्रेशन ऑफ आयन इंक्रीजेज देयर वॉल्यूम्स रेंडरिंग डिफिकल्ट देयर डिफ्यूजन थ्रू पोर्स। क्योंकि जब आयन होते हैं तो वो वाटर को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है आयंस का। तो ये डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि पोर का भी एक साइज़ होता है, ठीक है। तो जब उस साइज़ से इंक्रीज़ हो जाता है उनका वॉल्यूम, तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर वो क्रॉसिंग नहीं हो पाती उनकी। Weakly acidic drugs are predominantly of the unionized form at lower pH of the gastric fluid and absorbed from stomach as well as intestine. जो वीकली एसिडिक ड्रग होती हैं वो अनआयोनाइज्ड होती हैं लोअर गैस्ट्रिक फ्लूइड के लोअर पीएच के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वो लो HCl होता है उसमें, तो वो लोअर पीएच होती है, इसलिए वो अनआयोनाइज्ड होती हैं और इसलिए एब्जॉर्ब होती हैं स्टमक से भी और इंटेस्टाइन से भी। सम वेरी वीक एसिडिक ड्रग, कुछ जो बहुत ही वीक एसिडिक ड्रग होती हैं जैसे कि फेनाटॉइन और बहुत सारे बार्बिट्रेट्स हो गए, जिनकी pKa वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो उनकी जो ज़्यादा होती है 7 से, तो वो एसेंशियली क्या होते हैं, अनआयोनाइज होते हैं सारी पीएच के ऊपर। यानी जो स्केल है 0 to 14 का पीएच, तो उसके ऊपर सारे जो है वो ये ड्रग्स जो है वो उस पे अनआयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है। उन पीएच के ऊपर जिनकी अगर ग्रेटर देन 7 होगी उन ड्रग्स की पीएच, तो उसके ऊपर अनआयोनाइज्ड होंगे। Therefore, for these weak acidic drugs, transport is more rapid। इसलिए ये जो इन वीक एसिड के लिए जो ट्रांसपोर्ट होगी ना वो रैपिड होगी और इंडिपेंडेंट होती है पीएच से, क्योंकि वो और इंडिपेंडेंट तो ये होती हैं पीएच से, बाकी जो ट्रांसपोर्ट होगी वो भी इनकी रैपिड होगी क्योंकि ये अनआयोनाइज्ड होंगी, लाइपोफिलिक होगी, तो इनकी ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जो अनआयोनाइज्ड डिसोसिएटेड जो ड्रग्स होती हैं वो मेम्ब्रेन के क्रॉस होकर फिर आयोनाइज्ड होती हैं, फिर उनका जो है ना वो क्या कहते हैं एक्शन दिखाती हैं। इसीलिए जो है इसलिए जो वीक एसिडिक ड्रग्स होती हैं उनकी ट्रांसपोर्ट जल्दी हो जाएगी और रैपिडली होगी और वो इंडिपेंडेंट होती हैं पीएच से। आगे चलते हैं। मोस्ट वीक बेसिस आर पुअरली एब्जॉर्ब इन द स्टमक सिंस दे आर प्रेजेंट लार्जली इन द आयोनाइज्ड फॉर्म एट लोअर पीएच। वीक बेसिस होती हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं स्टमक से क्योंकि वो आयनाइज फॉर्म में होती हैं। वीक बेस होती है तो इसका मतलब है एसिडिक या आयनाइजेशन उनमें ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आयनाइज होती हैं इसलिए उन लो पीच के ऊपर, इसलिए पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं स्टमक से, वो आगे जाके ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। जहाँ पे बेस मतलब जहाँ पे बेसिसिटी को फेवर किया जाता है कोई इंटेस्टीन में या किसी पार्ट में, तो वहाँ पे वो एब्जॉर्ब होती हैं। स्ट्रॉन्ग बेस थोज विद pKa वैल्यू बिटवीन 5 and 11 शो स्पेस डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन। स्ट्रॉन्ग बेस जिनकी pKa वैल्यू जो है 5 और 11 के दरमियान होती है ना, वो pH डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन दिखाती हैं कि यानी जितनी pH होगी उस हिसाब से उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। स्ट्रॉन्गर बेस सच एज ग्वानिथिडीन जिसकी pKa 11 से भी ज़्यादा होती है आर आयोनाइज्ड थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड टेंड टू बी पुअरली एब्जॉर्ब। जो स्ट्रॉन्गर बेस होती है क्या कहते हैं जैसे कि ग्वानिथिडीन जिसकी pKa 11 से भी ज़्यादा होती है, वो आयोनाइज हुई भी होती है थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पूरा जितना भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है ना उस पर आयोनाइज हुई भी होती है, इसलिए पुअरली एब्जॉर्ब होती है ग्वानिथिडीन। तो क्या होता है कि क्योंकि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी जो pH होती है वो एसिडिक होती है थोड़ी, और मतलब कहीं ज़्यादा एसिडिक होती है कहीं कम एसिडिक होती है। तो जहाँ कम एसिडिक होती है वहाँ जो है ना बेसिक जो ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो क्या कहते हैं पुअरली एब्जॉर्ब होती है ग्वानिथिडीन ज़्यादातर, जो उसके मेटाबोलिज्म के बाद जो उसके जो मेटाबोलाइट होते हैं वो ज़्यादातर यूरिन में पास आउट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको इस कोई भी मतलब कुछ भी आपको अनदर टॉपिक के ऊपर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले पहुंच जाए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देन अगर क्या कहते हैं दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।